हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट करने के लिए आपके पास कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, उनकी आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या लिंकेजेस होती हैं, कौन से ऑप्शन सेफ हैं और कौन से ऑप्शन रिस्की हैं, और कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए जब भी आपको कोई पेमेंट करनी होती है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन। आजकल हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आजकल हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पर ही एक्सपेंसेस नहीं करते, बल्कि उसके बियॉन्ड भी हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। हमें शॉपिंग पे, ग्रोसरी पे, ट्रैवल, मूवीज, एंटरटेनमेंट, मस्ती, फूड, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ, यूटिलिटीज, एजुकेशन, पर्सनल केयर, इन सब चीज़ों पे एक्सपेंसेस करने होते हैं। इसके अलावा हमें फंड्स भी ट्रांसफ़र करने होते हैं डिफरेंट टाइम्स। उफ, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे पहले से हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, वैसे ही आजकल हमारे पास पेमेंट करने के ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम आजकल इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई है, पेटीएम जैसे बहुत सारे ई वॉलेट्स भी हैं, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो है ही। अगर मैं अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मैं भी इन सभी मोड्स का यूज़ करता हूं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की पेमेंट करने के लिए। अब क्योंकि आजकल हमें इतने सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी होती है और इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होता है? इस कॉम्प्लिकेटेड पेमेंट सिस्टम का रिजल्ट है फ्रॉड्स। अब क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस अवेलेबल हैं आजकल पेमेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल रह ही जाता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग फ्रॉड कर जाते हैं और आपका मनी लॉस्ट हो जाता है। अगर आप कुछ स्टडीज को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं आजकल, उसमें उनमें बैंकिंग फ्रॉड्स का काफी ज्यादा रेशो है। और ऐसा नहीं है कि कोई मोड ज्यादा सेफ है, आजकल सभी मोड से फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट्स हैं, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, हर किसी मोड से आजकल फ्रॉड हो रहा है। तो आपका पैसा पूरा सेफ तो कहीं भी नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं करने चाहिए? क्या कोई तरीका है जिससे हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं? आइए देखते हैं। अब ये समझने के लिए कि हमें डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस में से कौन सा चूज करना चाहिए, आइए एक बार इनकी स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं और इनकी आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या लिंकेजेस होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक तरीके का लोन होता है। आपके बैंक अकाउंट से इसका कोई लिंक नहीं होता है। तो पहले आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, और उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब आप उसकी पेमेंट करते हैं। फिर है ई वॉलेट्स, जैसे कि आजकल पेटीएम काफ़ी चलन में है, तो इसमें पहले आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, और फिर उस वॉलेट में जितना बैलेंस होता है उसको आप यूज़ करते हैं आगे एक्सपेंसेस करने के लिए। इसके बाद होता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई एंड डेबिट कार्ड्स। इन सभी के केस में ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, यानी आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई ऐप से या डेबिट कार्ड से, तो वो एक्सपेंस डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चार्ज होता है। आइए अब हर एक ऑप्शन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे आप फ्रॉड की रिस्क को और कम कर सकते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 1 मई को कुछ शॉपिंग की क्रेडिट कार्ड से। अब क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं होगा 1 मई को। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी एक बिलिंग साइकिल फॉलो करती है। जनरली ये बिलिंग साइकिल 30 डेज का होता है। तो मान लीजिए आपके केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी 30 डेज का जो बिलिंग साइकिल फॉलो कर रही है वो है 1 से 31 तारीख तक, महीने की 1 से 31 तारीख तक। तो अब आपने 1 मई से लेके 31 मई तक जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे उनका एक बिल जनरेट होगा महीने के आखिर में। उस बिल की पेमेंट फिर आप करेंगे अपने बैंक अकाउंट से। तो इस केस में अब मान लीजिए कि 1 से लेके 31 मई तक का बिलिंग पीरियड अगर है, तो 1 जून को क्रेडिट कार्ड कंपनी बिल इशू करेगी। अब यहाँ आपको बिल की पेमेंट भी 1 जून को भी नहीं करनी है। यहाँ भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ और ग्रेस पीरियड देती है, जो जनरली 10 से 15 दिन होता है, और उस डेट के बाद ही आपको, ड्यू डेट के बाद ही आपको पेमेंट करनी होती है। तो मान लीजिए इस केस में ड्यू डेट जो है वो बिल की 15 जून होती है, तो अब आपको 15 जून को इस बिल को पे करना होगा। तो आपके बैंक अकाउंट में अगर आप देखें हिट कब आता है, 15 जून के बाद आता है। तो 1 मई से लेके 15 जून तक
आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक तरीके से लोन लिया, उसका पैसा यूज किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और फिर 15 जून के बाद, 1.5 महीने के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे किया। इस 1.5 महीने के अंदर आपका कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं था। अब मान लीजिए कि 15 मई को एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया आपके क्रेडिट कार्ड पे, आपने इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज नहीं किया था, तो ये एक अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, आपने इसे क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिपोर्ट किया। अब क्या इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपके बैंक अकाउंट पे 15 मई को ही आ जाएगा? नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, आपके बैंक अकाउंट पे इंपैक्ट आता है 15 जून के बाद, जब इसको आप पे करेंगे, जब आप बिल पे करेंगे। बट क्योंकि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो आप डेफिनेटली इसे नहीं पे करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में चला जाएगा। तो मान लीजिए आपने 6 ट्रांजैक्शन किए 1 महीने में, उनमें से एक ही फ्रॉड ट्रांजैक्शन था, तो आप 5 ट्रांजैक्शन का जो बिल बनता है वो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे कर देंगे, और ये एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में चला जाएगा। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा डिस्प्यूट, और अगर आपकी एक्चुअल में लायबिलिटी निकल के आती है, तभी आप इसे क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करेंगे। तो तब तक के लिए ये एक तरीके से जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा। आइए अब देखते हैं ई वॉलेट्स कैसे काम करते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका आईसीआईसी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है और उस अकाउंट में 10,000 रुपए का बैलेंस है। ई वॉलेट्स में आप मान लीजिए पेटीएम यूज करते हैं, और भी बहुत तरह के ई वॉलेट्स अवेलेबल हैं, पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पेटीएम ले लेते हैं। अब आपने अपने बैंक अकाउंट से 2,500 रुपए पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर किए, तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 7,500, और आपके पेटीएम वॉलेट में आ जाते हैं 2,500 रुपए। अब आप इस वॉलेट को यूज करते हैं आगे शॉपिंग करने के लिए। तो सपोज आप बिग बाजार में जाते हैं, वहां पे आप 500 रुपए का कुछ सामान खरीदते हैं, और उसकी पेमेंट आप पेटीएम वॉलेट से करते हैं, तो अब आपके पेटीएम वॉलेट का बैलेंस हो जाता है 2,000। अब मान लेते हैं कि किसी हैकर ने किसी तरीके से की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा ली और उसके थ्रू पेटीएम अकाउंट को हैक कर लिया। अब इस केस में आपके आईसीआईसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा? एक्चुअल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज पेटीएम अकाउंट जो है, पेटीएम वॉलेट अकाउंट जो है, वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। केस में जब हैकर पेटीएम वॉलेट को हैक कर लेता है, तो आपका मैक्सिमम बैलेंस जो रिस्क पे रहेगा वो सिर्फ 2,000 रुपए है, जो कि पेटीएम वॉलेट का बैलेंस है। लेकिन आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस 7,500 रुपए पूरा सेफ है, तो हैकर आपके बैंक अकाउंट को टच नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वॉलेट तक ही एक्सेस रख पाएगा। अब देखते हैं बाकी सारे जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं अगेन आपका आईसीआईसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपए का बैलेंस है। अब आपने या तो डेबिट कार्ड से, या मोबाइल बैंकिंग ऐप से, या इंटरनेट बैंकिंग से, या यूपीआई ऐप से, जैसे गूगल पे या भीम, इनके थ्रू आपने कोई शॉपिंग की। आप बिग बाजार में गए, वहां पे 500 रुपए आपने स्पेंड किए। अब आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 9,500, और 500 रुपए आपने एक्सपेंस कर दिया। अब किसी हैकर ने अगेन आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कहीं से चुरा लिया और उसके थ्रू आपके डेबिट कार्ड या आपके यूपीआई ऐप को हैक कर लिया। अब इस केस में डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप जो हैं, ये बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हैकर अब आपके बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है। तो आपके बैंक अकाउंट में जो सारा बैलेंस है 9,500 रुपए का, वो सारा बैलेंस रिस्क पे है। सो हैकर वो पूरा पैसा चुरा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको अब तक समझ आ गया होगा कि कौन सा पेमेंट ऑप्शन सबसे ज्यादा सेफ है। आइए एक बार इसको फिर से समराइज करके देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के केस में हमें ग्रेस पीरियड मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। हमारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है इमीडिएटली उसी टाइम पे। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट और रिजॉल्व करने की, और कंज्यूमर को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बेटर ऑप्शन है ई वॉलेट्स, बिकॉज इसमें आपका वॉलेट अकाउंट अगर हैक हो भी जाता है तो भी मैक्सिमम लॉस आपको उतना ही होगा जितना आपके वॉलेट में बैलेंस है। आपके बैंक अकाउंट से ये लिंक नहीं होता है, तो बैंक अकाउंट सेफ रहता है। और सबसे लास्ट में आता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ऐप्स और डेबिट कार्ड्स, क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क रहती है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो सारा साफ हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप फिजिकली किसी रेस्टोरेंट में, किसी ग्रोसरी शॉप में जाके कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, जहां भी पॉसिबल हो आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए पेमेंट करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी वाइज, बी हैप्पी।